गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Is I'm audible? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes, yes, sir. Good evening, sir. Very good evening, all. Good evening, sir. Okay. तो लास्ट क्लास में हमने ग्रेविटेशन स्टार्ट कर दिया था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Then today we'll just move on. पहले हम लास्ट चैप्टर में जो जो किया था एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं. तो लास्ट क्लास में सबसे पहले हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर. सभी को याद है ये, Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. जिसमें universal जो law of Yes, gravity. sir. m1 m2 जो हैं वो मासेस होते हैं बॉडी के, मास ऑफ बॉडीज. उसके बाद r जो होता है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज. और इसके बाद r जो होता है वो मीटर में होता है, m1 m2 जो होते हैं वो किलोग्राम में होते हैं. ओके. और f जो होगा वो हमारा फोर्स होगा. जो कैपिटल जी होगा इसे हम यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. तो इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन Yes, sir. कांस्टेंट कहते हैं. इसका मतलब ये है कि पूरे यूनिवर्स में ये कांस्टेंट रहता है. इसके बाद इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. तो इसकी ये जो यूनिट है वो भी याद रखिएगा, कभी कभार यूनिट भी पूछ लेते हैं, क्योंकि जनरली बच्चे वैल्यूज तो याद कर लेते हैं लेकिन यूनिट्स भूल जाते हैं. ओके. इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि एक होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये हमने कहाँ से निकाला? एक्चुअली एक्सेलरेशन को ही हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा. मतलब जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से होती है उसको हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा और उसको जी से रिप्रेजेंट किया. और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि ये एक्चुअली होता है कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अ प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट का होल स्क्वायर. क्या सभी को ये चीज याद है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. राइट. अब अच्छा, इस केस के अंदर जो हमारी वैल्यू आई थी अर्थ के लिए वो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई थी, जी की वैल्यू. तो ये हमारी अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आती है. अच्छा, कि किसी भी प्लेनेट के लिए हो सकती है, तो उस प्लेनेट का मास और उसका रेडियस अगर हम डाल दें तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस प्लेनेट की आ जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे पी लिखा है. तो स्पेसिफिकली अगर अर्थ लिखना होता तो मैं यहाँ जी ई लिखता, जिसे ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ. इसके बाद यहाँ पे एम लिखता, यहाँ पे भी अर्थ लिखता और रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर.
तो आई थिंक सभी को यहाँ तक क्लियर होगा, राइट? Yes, sir. ओके। इसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि जी जो होता है वो एक्चुअली वेरी करता है। अब ये वेरी करता कैसे है, तो हमने ये देखा था कि एक्चुअल में जो जी होता है, अगर हम जी को कहें तो जी डैश अपॉन जी डैश इज द चेंज इन ग्रेविटी ड्यू टू द डिस्टेंस। अगर हम ये आर है हमारा और ये एच है, एच इज अर्थ के सरफेस से जो हाइट है वो है, अर्थ एच जो है वो अर्थ के सरफेस से जो हाइट है वो है। तो अब इसकी वजह से जो चेंज होता है दैट इज आर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। आई थिंक सभी को ये याद होगा। Yes, sir. लेकिन ये तभी वैलिड होता है, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तब लगाना है जब एच की जो वैल्यू है वो 80 ग्रेटर किलोमीटर से देन बड़ी है। 80 किलोमीटर। मोर देन 80 किलोमीटर। इसके बाद इसके बाद फिर हमने करा था जी डैश अपॉन जी, फिर इसको सॉल्व किया था और एक वैल्यू आई थी 1 माइनस 2h अपॉन आर। और मैंने कहा था ये फॉर्मूला आप तब लगाओगे जब हाइट जो When h varies होगी between वो 5 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर 5 kilometers to 80 kilometers. 80 किलोमीटर। सिमिलरली मैंने क्या बोला था कि ये जो जी डैश होता है, ये जो जी डैश है वो जी के बराबर ही होगा अगर आपकी जो सर height थोड़ा है सा स्क्रॉल वो- कर दीजिए ऊपर। एक सेकंड बेटा, ये लो। बस क्या सभी ओके? तो सर क्या इसका सभी को यहाँ मतलब तक क्लियर है? सर इसका Yes, मतलब जब हाइट 5 किलोमीटर से कम है तो उसे हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। हाँ बेटा, उसको नेग्लिजिबल होती है, वो बहुत कम वेरिएशन होती है। जैसे अगर ये 9.8 है, 9.81 है, तो एक्चुअली वो हो जाती है अप्रोक्सीमेटली 9.79। तो उसको नेग्लिजिबल मान के हम छोड़ देते हैं, हम यही ले लेते हैं क्योंकि उतनी कैलकुलेशन करने का कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद मैंने शायद, जहां तक मुझे याद है, मैंने लास्ट क्लास में आपको अप्रोक्सीमेशन भी बताए थे और आपको बोला गया था कि जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं सबके अंदर कुछ ना कुछ एरर होती है। जिसकी एरर जितनी कम होती है वो वैल्यू उतनी अच्छी होती है। तो अगर कोई भी वैल्यू जैसे 9.81 भी लिखा हुआ है तो इसके साथ कुछ ना कुछ एरर जुड़ी रहती है। तौर पे कहूं तो हम क्या कहेंगे कि जो एरर है, सर आपकी आवाज सर आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है। यस सर, थोड़ा सा से इसके अंदर कह सकते हैं 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर आवाज आपकी बहुत लो आ सर अभी सही सर अभी सही आरती पे बीच में हो गई अभी। सर आपकी आवाज बहुत लो आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? यस सर नहीं आ पा रही सही लो है सर बहुत कम आ रही है, लो आ आ रही रही है है बस लो है। सर हेलो। माइक को थोड़ा पास रख के बोलिएगा तब होगा। नहीं, एक्चुअली हो गया, वो एक्चुअली कॉल आई थी बेटा, वो कॉल मैंने मोबाइल से कनेक्टेड हो ना। यस सर, कभी कभी वो लैपटॉप पे भी एरर हो जाता है। हाँ, नहीं वो एक्चुअली हुआ क्या कि उसने वो माइक ऑफ ही कर दिया मैंने। ये सर जब फोन आता है तो खराब हो जाती है। हाँ हाँ सर अब थोड़ा ठीक है वापस सर। ओके, हाँ अब तो ठीक होगी, वो मैंने थोड़ा देखा तो यस सर अब सही है। ओके राइट। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर। हाँ बेटा बोले। यस सर मैंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी और मैंने उसकी रिकॉर्डिंग देखी थी, मुझे अप्रोक्सीमेशन समझ नहीं आया था अच्छे से। बेटा अप्रोक्सीमेशंस में होता क्या है, जैसे आप कुछ भी वैल्यू, आसान भाषा में समझाऊं मैं अगर, कि आप कुछ भी अगर कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर हमेशा रहता है, ठीक है? अब वो एरर किस तरीके से रहता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी एग्जाम्पल दूं आपको, तो अगर मैं ये जितने भी बॉक्सेस हैं उनको 1 सेंटीमीटर मान लेता हूं और मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूं इस तरीके से, और इतनी स्ट्रेट लाइन खींच ली मैंने, तो आप देखेंगे कि आप 1 सेंटीमीटर अगर इसको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, तो ये एक्चुअली 11 और 12 के बीच में वेरी करेगा। ये चीज समझ में आती है बेटा? यस सर। तो अब हो क्या रहा है कि एक्चुअली ये 11 और 12 के बीच में है, लेकिन बीच में कितना, बीच में अब भाई अगर मैं कहूँ ये तो अभी मैंने ज्यादा दिखा दिया। 11.5 लग रहा है या अब कितना लग रहा है? सर 11.4 और 3 के बीच में। 4 और 3 के बीच में, लेकिन अब 4 और 3 के बीच में कितना 3? अब मैं आप 11.43 या 11.4 बोलोगे तो दूसरा बच्चा कहेगा नहीं नहीं सर, ये ना 11.35 से 37 के बीच में लग रहा है 11 पॉइंट।
आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। दूसरा बच्चा कहेगा नहीं नहीं सर, ये ना 11.352 से 11.356 के बीच में लग रहा है। यस सर। अब आप कितना अंदर जाओगे तो कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई एरर तो आएगी। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। यस तो वो जो भी एरर आएगी Yes, वो sir. हमें मतलब वो एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट के साथ होती है, कुछ मतलब होती ही होती है। अगर आप भी कोई इसी लाइन को 2-3 बार मेजर करोगे तो अलग आएगी, इसी लाइन को अगर 2 अलग लोग मेजर करेंगे तो भी अलग आएगी। ठीक है, यस सर। तो Yes, sir. इन चीजों को एक्चुअली कहते हैं एरर। तो कुछ होती हैं जो एरर कम हो सकती है, जिसे हम मैनुअल एरर कहते हैं, जो कम हो जाती हैं, लेकिन कुछ होती हैं जो होती ही होती है, उसको तुम कुछ भी कर लो वो अपने आप एरर आएगी ही आएगी। तो इस तरीके से हर कैलकुलेशन के अंदर इसका मतलब है कुछ ना कुछ एरर जरूर होती ही होती है। जैसे अगर मैं एक्चुअल में बताऊं, क्योंकि हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है इससे छोटा मेजर करने का, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा कि जो इस लाइन है इसकी जो लेंथ है वो 11 ± 1 है। 1 क्यों? क्योंकि सबसे छोटी चीज जो मैं इसमें मेजर कर सकता हूँ वो 1 ही कर सकता हूँ। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? क्या बोला बेटा मैंने अभी आपको? यस सर। यस सर। अगर इससे छोटा होता, जैसे 1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर के होते, तो फिर हम थोड़ा और छोटा चले जाते। उस केस में क्या होता है, जैसे मान लो इसको मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देता इक्वली, तो वो 10 पार्ट्स में जब मैं जैसे ही मैं डिवाइड करता तो फिर क्या होता, अब इसकी जो एरर होगी वो ऐसा हो जाता 11.3 प्लस माइनस 11.3 प्लस माइनस 0.1 और 0.2 इस तरीके से आ जाती अगर 10 डिविजन्स होते इसके। तो क्या अभी चीज समझ में आई है? यस सर। ओके राइट। लेकिन सर हम 11 हम लोग तो जानते कि 11 तो है ही, मतलब 11 यूनिट्स इसकी लेंथ है ही, तो हम 11 प्लस 0.5 या 0.4 नहीं कर सकते थे? नहीं बेटा, आपका जो इंस्ट्रूमेंट होगा जिससे मेजर कर सकते हो वो ही यूज करना पड़ेगा ना, उसकी एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करेगा। आप अपने ऐसे मर्जी से नहीं कर सकते। जो आपका इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है उसके ऊपर एक्चुअली होगा। ओके सर। ठीक है, ओके सर। ओके, तो ये हमारा और पार्ट हो हमें गया। कॉपी में सर एरर वाले के ऊपर नोट्स बनाने हैं? नहीं बेटा, ये तो मैं जस्ट एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ, किसी बच्चे ने सवाल पूछा था तो उसके Okay. लिए था, ऐसा कुछ नहीं, वो बनाने की जरूरत नहीं। ओके, क्या सभी को यहाँ तक समझ में आ गया है? यस सर। यस सर। यस सर। Okay. यस सर। तो ये हो गया हमारा जो था वेरिएशन विद हाइट, ये जो था ये था वेरिएशन विद हाइट। अच्छा, फिर मैंने एक और चीज बताई थी आपको कि जैसे कि जो g होता है, जो फॉर्मूला होता है उसका gm/r², तो एक्चुअली r के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि एक्चुअली इक्वेटर के अंदर जब इक्वेटर पे होता है तो रेडियस ज्यादा होता है और पोल पे रेडियस जो होता है अर्थ का वो कम इनवर्सली होता है। प्रोपोर्शनल टू r²। तो ये अर्थ का ज्यादा होता है इक्वेटर पे और पोल पे कम, तो इसका मतलब जो ग्रेविटी होगी इक्वेटर पे वो कम होगी विद रिस्पेक्ट टू पोल। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? क्योंकि r जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यस सर। Yes. ओके, अच्छा अब तीसरा देखो, ये इसे कहते हैं वेरिएशन विद डेप्थ। वेरिएशन विद डेप्थ। अब वेरिएशन विद डेप्थ क्या कहता है, ध्यान से सुनना। वो कहता है कि मान लो भाई हमारे पास ये अर्थ थी, अब अर्थ के हम ये हमारा रेडियस है अर्थ का r। अब इस रेडियस के ना हम h हाइट अंदर चलेगा यहाँ पे, ये हमारी h हाइट नीचे चला गया हम, तो या डेप्थ ले लो इसको, d स्मॉल d ले लेते हैं डेप्थ। तो सभी को ये चीज समझ में आती है, ये वाला जो पार्ट होगा ये हो जाएगा r-d। यस सर। यस सर। अच्छा, अब ध्यान से सुनना। अब हमें क्या पता है कि स्मॉल g जो होता है वो होता है कैपिटल G m/r²। नाउ जब ये अर्थ के अंदर ही चला गया तो एक्चुअली उसका मास चेंज हो गया। पहले पूरा, अगर मैं जब यहाँ पे था तो पूरे अर्थ का मास इसे अट्रैक्ट कर रहा था। अब जब मैं यहाँ पे हूं तो जो ऊपर वाला मास है वो भी अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन वो अपने आप को कैंसिल आउट कर देता है। तो एक्चुअल में हम बस ये मानते हैं कि जो नीचे वाला पार्ट है जितना भी मास का, वो ही अट्रैक्ट कर रहा है इसको। ठीक है सर, ये मास वाला समझ आया। सर एक बार ये दोबारा बता दो। बताता हूँ बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे अगर हम यहाँ पे यहाँ पे खड़े हैं इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो हम क्या कहते हैं कि जो ये वाला पूरा ऑब्जेक्ट है ना, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है नीचे की तरफ। एक्चुअली हर पार्टिकल करता है,
लेकिन जो नेट फोर्स होती है वो ऑटोमेटिकली इसकी चेंज हो जाती है और जो सारी फोर्स होती है वो हम सेंटर के अलॉन्ग ही मानते हैं इस तरीके से। नहीं तो कि ये पार्टिकल अपना अलग अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये पार्टिकल अपना अलग अट्रैक्ट कर रहा होगा। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। यस सर। सभी को? यस सर। ओके, नाउ अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई जब सर हाँ हमने इसे r माइनस डी क्यों लिखा, d माइनस r क्यों नहीं लिख सकते हम? बेटा d माइनस आर इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ बड़ा होता है ना। जब तुम किसी बड़ी चीज के अंदर जाओगे तो बड़ी चीज से छोटी चीज माइनस करोगे, छोटी चीज से बड़ी चीज कैसे माइनस कर लोगे? सर डायमीटर बराबर रेडियस। बेटा ये डायमीटर नहीं है, ये डेप्थ है। ओके सर। मैंने बोला था d इज डेप्थ इज नॉट ओके डायमीटर। सर। ओके, तो मैं क्या कह रहा हूँ, अब आप लोगों ने ना छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि मास जो होता है वो होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्या सभी ने पढ़ा हुआ है बेटा? यस सर। यस सर। तो इस Yes, केस sir. के अंदर हम क्या कह रहे हैं, हम मान Yes, रहे हैं sir. कुछ अजम्पशंस है हमारी। अजम्पशंस क्या है कि डेंसिटी जो है, इसे डेंसिटी का वर्ड बोल रहा हूँ, डेंसिटी जो है किसकी? प्लेनेट की। डेंसिटी ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट। अगर इसको आपको इस तरह से रो नहीं लेना तो आप डी भी ले सकते हो। अगर किसी को इसमें इस वाले सिंबल में दिक्कत आती है तो डेंसिटी को आप डी भी बोल सकते हो। मैं डी ले लेता हूँ, नहीं तो बच्चे परेशान रहेंगे जबरदस्त। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। मुझे नहीं आ रहा ये। वाला क्या- समझ नहीं आ रहा। क्या नहीं आया समझ में? सर मुझे भी नहीं आ रहा। ओके मुझे भी नहीं आ रहा। ओके ओके, चलो मैं बताता हूँ, एक चीज समझाता हूँ पहले तुम्हें, फिर शायद समझ में आ जाए। अच्छा मानो एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, और एक ऑब्जेक्ट इसको मान लो नीचे की तरफ भी। ये चारों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी हम क्या कह रहे हैं कि हमें ये बताना है कि ये सारे तीनों पार्टिकल मिलके इसको कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? यस तीनों सर। मान है, ये भी एम है, ये भी एम है, ये भी एम है और ये भी एम है। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इन दोनों का फोर्स देखता हूं तो ये वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इस तरह से लगेगी। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा Yes, अगर sir. ये वाला एम इस वाले को अट्रैक्ट कर रहा होगा तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। क्या सबको ये भी चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। और जब ये वाला एम इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा तो फोर्स नीचे की तरफ लगेगी। क्या सबको ये भी चीज समझ में आती है? यस यस सर। अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं कहता हूँ अब इसको छोड़ के अभी एक और चीज समझो पहले, फिर अब वापस मैं इसके ऊपर आऊंगा। मैं कहता हूँ मैं इसको 10 न्यूटन खींचता हूँ इधर से और 10 न्यूटन इधर खींचता हूँ, तो इसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही होगी? 0 न्यूटन। सर जीरो। न्यूटन। नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स Sir, जो net होगी force- वो जीरो होगी। इसे बैलेंस हो जाएगा। नेट फोर्स सभी को समझ में आता है, जीरो होती है, Yes, बैलेंस sir. हो जाएगा। Yes, अब ध्यान sir. से सुनना, किसी ने कुछ मैसेज किया है क्या? किसी बच्चे ने? यस सर, वो एक आंसर मिनट। मैसेज किया। ओके, क्या किया है? मैसेज क्या है? कुछ मैसेज है? सर आंसर मैसेज किया। हाँ समझ गया। अच्छा, 0 आंसर ही मैसेज किया। ओके ओके ठीक है। ओके, तो मैं क्या कह रहा था, अब देखो इस, अब वापस इस पे आ जाओ। देखो इस वाले मास को इधर भी अट्रैक्ट किया जा रहा है और इधर भी अट्रैक्ट किया जा रहा है। मैंने दोनों को मास सेम माना है, दोनों का आर भी सेम माना है, ये डिस्टेंस जो भी है वो भी सेम मान रहा है। तो क्या सबको समझ में आ रहा है? ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स सेम होगा और ये वाला फोर्स भी सेम ही होगा। यस Yes, सर। sir. यस सर। Yes, sir. लेकिन ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर जाएंगे, तो जो नेट फोर्स लगेगा क्या वो नीचे की तरफ ही लगेगा? यस। Yes, sir. यस सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो हैंस हम कहेंगे कि जो इसके ऊपर नेट फोर्स लग रहा है वो बस नीचे की तरफ लग रहा है। क्या इतनी चीज सबको समझ में आती है? पहली चीज। यस सर। यस सर। Yes, sir. अब आ जाओ मुद्दे की बात पे। अब मैंने क्या कहा, जब भी कोई पार्टिकल किसी चीज के ऊपर, जैसे अर्थ के ऊपर हम खड़े हुए हैं, तो एक्चुअली होता क्या है, जो जैसे ये नेट फोर्स नीचे की तरफ होता है, ऐसे ही अर्थ जो इसे अट्रैक्ट करती है वो भी नीचे की तरफ ही होता है। क्या ये चीज समझ में आई सबको या नहीं? अब सर अर्थ का ग्रेविटेशन होता है। अर्थ का क्या बेटा? सर अर्थ का ग्रेविटेशन नेट फोर्स तो जी नीचे ही होता है। हाँ बेटा नीचे होता है, लेकिन अभी तुम्हें, जैसे अब मैंने क्या बोला कि जैसे अब मैं अर्थ के अंदर यहाँ पे आ गया, ठीक है,
तो यहाँ पे भी जो फोर्स होगा वो नीचे की तरफ ही होगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर की तरफ मटेरियल है तो इसे ऊपर की तरफ ये खींच लेगा। वो एक्चुअली नेट फोर्स अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने इसमें यहाँ इस वाले केस में बताया है कि एक ने इधर फोर्स लगाया, एक ने इधर फोर्स लगाया। ऐसे ही क्या हो रहा है कि जो ऊपर वाला मास है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, नीचे वाला मास अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से नेट फोर्स जो ये वाले मास की है बाहर वाले की वो जीरो हो जाती है। सिर्फ अंदर वाला मास होता है जो इसे अट्रैक्ट कर रहा होता है। क्या सबको एक चीज समझ में आई है? यस सर। Yes, sir. अभी सबको क्लियर है ये या नहीं? Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब मैं वापस से आता हूं अपने उस पे। अब मैंने क्या कहा आप लोगों को कि देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है कैपिटल G इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, ये तो सबको पता ही है। Yes, sir. अब मैंने किया क्या, ये जो मास है इसको मैंने डेंसिटी इंटू वॉल्यूम में तोड़ लिया। ये सबको पता है मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। यस सर। Yes, sir. क्योंकि डेंसिटी अब ये जो डेंसिटी है ये हमने कांस्टेंट ली है, मतलब एक्चुअल में आप देखो तो अर्थ की डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। पत्थर आते हैं, फिर मतलब लावा भी आता है, उसका पानी भी होता है, पहाड़ भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमने क्या मान लिया कि पूरा अर्थ का जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है। क्या सबको ये चीज समझ में आ रही है? हाँ बेटा, डेंसिटी क्या पूछो? फिर एक बार डेंसिटी का मतलब क्लियर कर दीजिए अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में। अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में बेटा कुछ ऐसा लगा लो कि पानी देखा है आपने, एक बाल्टी के अंदर पानी भरा हुआ है। यस सर। तो हम कहेंगे कि जो पानी है ना, जो बाल्टी के अंदर ये जो पानी भरा है उसकी डेंसिटी सेम है। मतलब हर जगह पे अगर मैं पानी देखूंगा तो पानी का वॉल्यूम जो होगा वो मतलब मास अपॉन वॉल्यूम लगभग सेम होगा। क्या ये चीज समझ में आई? अब भी नहीं आया? मतलब हर जगह पानी के पार्टिकल्स होंगे। पानी के पार्टिकल्स होंगे और सेम क्वांटिटी में होंगे। ऐसा नहीं है कि एक जगह ज्यादा होगा एक जगह कम होंगे। अभी क्लियर है? यस। क्या अभी क्लियर है बेटा? हाँ यस। ठीक है। अब मैंने क्या कहा, डेंसिटी मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अच्छा, अर्थ क्या एक तरीके का स्फीयर होता है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 pi r cube. 4/3 pi r cube. 3 पाई आर क्यूब। क्या सभी को इसमें कोई डाउट है अगर मैं इसको ऐसा लिख देता हूं तो? सर ये जो आपने अभी क्या? लिखा है ये आपने मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम वाला ही लिखा है ना? हाँ बेटा, और कुछ नहीं किया मैंने, वही किया Okay, बिल्कुल, और okay. कुछ नहीं किया। ये अभी कह रहे हैं कि कि अलग अलग चीजें होती है, मतलब हर जगह सारी चीजें सेम नहीं है। हाँ, नहीं दोबारा बोलो, क्या बोला बेटा अभी आपने? जैसे पानी के पार्टिकल्स में हर जगह उतने ही पानी के पार्टिकल्स हैं, लेकिन अर्थ में बिल्कुल। कई पार्ट में कहीं कुछ है, कहीं हाँ, कुछ। कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे मिट्टी आती है, कहीं पे गारा आता है, कहीं पे लिक्विड आ जाता है, कहीं पे लावा आ जाता है। इस तरीके से अर्थ के अंदर काफी वेरिएशन है। ठीक है, लेकिन हम कैलकुलेशन करने के लिए तुम्हारे लेवल पे इसकी डेंसिटी को सेम मान लेते हैं, नहीं तो कैलकुलेशन हो नहीं पाएगी। मतलब क्या होता है फिर? क्या बेटा? डेंसिटी का मतलब क्या होता है ये कह रहे हो? मतलब हाँ यस। देखो बेटा, एक्चुअली क्या होता है, डेंसिटी का वैसे बेसिक सा मतलब है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, आसान भाषा में तो मैं बताऊं आपको। अब इसका मतलब क्या है कि 1 किलोग्राम पानी के अंदर 1 किलोग्राम 1 मीटर क्यूब, या हम कहें 1 मीटर क्यूब, मैंने एक ये ले लिया पर्टिकुलर, जिसकी लेंथ भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। अब इसको मैंने मटेरियल, इसको ना पूरा भर लिया मैंने पूरा। तो इस पूरे के अंदर कितना पानी कितना जो भी हम डालेंगे वो आएगा। जैसे अगर मैं डेंसिटी लेता हूँ वाटर की, तो वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर बाय 1 मीटर का अगर मैं कोई बॉक्स लेता हूँ तो उसके अंदर अगर मैं पूरा उसे भर देता हूँ तो उसके अंदर 1000 किलोग्राम पानी आता है। क्या ये चीज समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. अभी तो यही मतलब होता है कि इसके अंदर कितना मैटर आएगा। क्या बोल, एक मिनट दोबारा बोलो, क्या बोला आपने? सर फिर वॉल्यूम का भी तो यही मतलब होता है कि उसके अंदर कितना मैटर आएगा। नहीं बेटा, वॉल्यूम देखो 1 मीटर क्यूब के अगर मैं 1 मीटर का क्यूब ले रहा हूं तो इसकी वॉल्यूम कभी 1 मीटर क्यूब से ज्यादा नहीं हो सकती।
ये चीज समझ में आती है? नहीं सर। अरे 1 मीटर क्यूब का मैंने ब्लॉक ले लिया, अब उसके अंदर मैं अगर हवा डालूंगा तो उसका मास 1 किलोग्राम तक ही शायद हवा डले, लेकिन अगर मैं पानी डालता हूं तो उसमें 1000 किलोग्राम हवा पानी तक डल सकता है, तो दोनों का मास फर्क हो गया ना। सर एक्सक्यूज मी सर। एक मिनट सर, रुको, आपने- पहले एक मिनट उसकी डाउट क्लियर कर लूं। आपको समझ सर में ये आया मैंने ऐसे क्या बोला बेटा? सर इससे एग्जांपल हम मर्क्यूरी और वाटर का ले सकते हैं ना? हाँ बेटा, मैं अभी दे रहा हूँ, पहले एक बार उसको पानी और हवा का तो समझ में आया, उसे तो अभी वॉल्यूम और डेंसिटी में फर्क नहीं समझ में आ रहा ना, मैं एक बार पहले उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। 1 मिनट रुको। मोक्षिका, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। देखो, आपका जैसे कोई एक आपने बॉक्स बनाया, उसकी वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगी, लेकिन उसके अंदर कितना चीजें आ सकती हैं वो अलग अलग हो सकती है। ये चीज समझ में आई या नहीं? जैसे अगर आप इसी बॉक्स के अंदर, आपने एक मिट्टी का बॉक्स बनाया छोटा सा, ठीक है, उसके अंदर पानी डालो या उसके अंदर लोहे के पार्टिकल्स डाल दो, लोहा आयरन डालो, तो आपको ये समझ में आता है आयरन वाला जो होंगे वो ज्यादा भारी होंगे। यस सर। तो एक्चुअली होता क्या है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है उसके अंदर उसके जो एटम्स, जैसे आपने नाम सुना होगा, तो एटम्स देखो हवा के अंदर तो होते हैं बहुत दूर दूर, लिक्विड के अंदर होते हैं पास पास, और सॉलिड्स के अंदर होते हैं बिल्कुल एकदम चिपके हुए। तो ये जो एटम्स दूर दूर हैं या पास पास हैं या बिल्कुल चिपके हुए हैं, ये एक्चुअली बताता है डेंसिटी को। अभी समझ में आया या नहीं? डेंसिटी तो आ गया, फिर वॉल्यूम। वॉल्यूम तो बेटा कोई भी स्पेस होता है वो वॉल्यूम है। आपका कमरा एक तरीके से एक वॉल्यूम है। Sir, space occupied by the object. वो, हाँ, जो आपने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, या जो स्पेस इटसेल्फ है वो है वॉल्यूम। डेंसिटी है उस वॉल्यूम के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, वो कितने पास पास हैं, कितना दूर दूर है। अभी समझ में आया या नहीं? आ गया। ओके। अब लिक्विड के केस में क्या होता है, जैसे कुछ लिक्विड होते हैं जो बहुत भारी होते हैं और कुछ लिक्विड होते हैं जो हल्के होते हैं। जैसे आप पेट्रोल लेना थोड़ा सा, जो आप ले सकते हो गाड़ी में से, कभी पेट्रोल आपको मिले तो घर वाले अगर पेट्रोल डलवा रहे हो ना, तो उनको कहना कि पापा एक बोतल के अंदर थोड़ा सा पेट्रोल डलवा दो। तो जब तू वो पेट्रोल डलवाएगी ना, बॉटल के अंदर, ट्रांसपेरेंट बॉटल में डलवाई हो, ठीक है, और उसके अंदर फिर डाल दियो पानी, तो तू देखेगी थोड़ा जो पानी है ना वो नीचे आ जाएगा और पेट्रोल जो होगा वो ऊपर आ जाएगा। तो इसमें होता क्या है कि पेट्रोल की डेंसिटी जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है पेट्रोल से, तो वो नीचे बैठ जाता है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है ज्यादा होती है तो वो नीचे आ जाता है, और डेंसिटी ऑफ पेट्रोल जो होता है वो कम होता है, तो इसके लिए वो ऊपर आ जाता है। ये प्रोसेस अलग है जो होता है जिसकी वजह से, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है समझना कि डेंसिटी की वजह से लिक्विड अलग हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, अगर आप अपना सरसों का तेल भी है उसको पानी के अंदर डालोगे तो वो मिलता नहीं है, वो अलग से अपनी लेयर बना लेता है। कभी गौर किया ऐसा कुछ? यस सर, टॉप में आ जाता है। Yes sir. Yeah. ठीक है, मतलब सिर्फ तो है पेट्रोल के ज्यादा दूर होते हैं पानी से भी, क्या बेटा? मतलब पानी से भी ज्यादा कम होते हैं उसके पार्टिकल, इसलिए वो ऊपर हाँ, आते हल्के होते हैं, हाँ, दूर दूर होते हैं उनके पार्टिकल, बिल्कुल ठीक है। सर हाँ, आपने सर साइड में सर ये 4/3 पाई आर क्यूब क्यों लिखा हुआ है सर? एक्चुअली हाँ, सर मैं हो गया था, तो सर ये लास्ट वाला पॉइंट रह गया था सर मेरा, सर ये वाला कोई बात नहीं, मैं 4/3। बता देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? मेंसुरेशन में किया होगा आप लोगों ने। सर सर 2/3 पाई, सर 4/3 पाई आर क्यूब। पता है ये 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पता है ना स्फीयर का वॉल्यूम होता है बेटा? यस सर, यस सर। हाँ, तो बस वही लिखा है मैंने। ओके सर। मैं मिटा रहा हूँ अभी, सबको ध्यान से सुनना आप सभी। हाँ बेटा, सर आपने ये assume is equals to d लिखा है क्या? डेंसिटी ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट। एज्यूम लिखा है बेटा कि डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है अर्थ की, ये लिखा है मैंने। ओके सर। एज्यूम d इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज कांस्टेंट। ओके, सभी को अब ये चीज समझ में आई कि मास जो होगा वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है, और मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सभी को डाउट, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नो नो सर। No sir. No sir. No doubt. ओके, तो ध्यान से देखना, मैं क्या लिख रहा हूँ, g इज इक्वल टू कैपिटल G,
इनटू मास की जगह मैंने लिखा डेंसिटी और वॉल्यूम की जगह लिखा 4/3 पाई आर क्यूब। कोई डाउट है यहां तक? नो नो सर। सर। डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सर ले लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट। क्या बेटा? सर अभी तक तो अर्थ के बाहर खड़ा था मतलब कोई ऑब्जेक्ट, लेकिन जब हम अर्थ के अंदर ले रहे हैं ये उन ऑब्जेक्ट्स के लिए है ना? हाँ बेटा, ये उन ऑब्जेक्ट्स के लिए है, लेकिन इस वाले केस, हाँ बेटा, अभी उन ऑब्जेक्ट्स के लिए हम निकालने वाले हैं। अभी ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट जो भी कर रहे हैं, ये तो तब है जब वो बिल्कुल सरफेस पे ही खड़ा है। अभी वो अर्थ के सरफेस पे ही ऊपर। खड़ा है, अभी अंदर जा रहा है, जाने वाला है बस। अच्छा ओके। तो उसके लिए निकालना शुरू कर रहे हैं। अब देखो आर स्क्वायर है, ये आर क्यूब है, सबको समझ में आता है? या आर ही रह जाएगा कटने के बाद? यस सर। तो Yes, स्मॉल sir. जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू डी इंटू 4/3 पाई इंटू आर। क्या सबको ये चीज समझ में आती है, ये वाला पार्ट? यस सर। यस सर। ओके। अब एक अभी ओलंपियाड के अंदर जेएसटीएससी ओलंपियाड जो था आप लोगों का, जिसका पेपर होता है, उसमें एक बार क्वेश्चन आया था, फाइंड आउट डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो उसके अंदर एक्चुअली यही सेम चीज करनी थी और d इज इक्वल टू, बस d की वैल्यू निकालनी थी। तो d क्या आ जाता, ये 3 इधर चला जाता, तो ये हो जाता 3g/4 पाई इंटू में g और डिवाइडेड आएगा ना? हाँ, डिवाइडेड बाय r। क्या सबको ये चीज समझ में आई है क्या किया मैंने इसमें? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये फॉर्मूला एक्चुअली पूछा गया था, डेंसिटी ऑफ अर्थ पूछी गई थी, तो उसमें हमें ये करना था। अब सेकंड चीज ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको देखता हूं तो क्या सभी को ये चीज समझ में आती है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ कांस्टेंट? यस सर। क्या सभी को ये भी चीज समझ ये में तो आती है कि gravity। डेंसिटी ऑफ अर्थ इज आल्सो कांस्टेंट वी आर टेकिंग? यस सर। क्या सभी Yes, को ये भी sir. चीज समझ में आती है कि 4/3 इंटू पाई इज आल्सो अ कांस्टेंट? यस सर। यस यस सर। सर। तो मतलब चेंज क्या हो रहा है? क्या सिर्फ रेडियस चेंज हो रहा है? यस सर। यस सर। इसका Yes, मतलब sir. यस सर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यस यस सर। सर। क्या सभी को ये वाली चीज समझ में आती है? यस सर। अच्छा, अब ध्यान से सुनना। अब मैं क्या कह रहा हूं कि भाई अब मैं ना इसको एच डी डेप्थ नीचे ले गया, तो अब जो रेडियस बचा, क्या वो r-d बचा? यस सर। यस तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ g डैश इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल D इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू r-d? इज दैट ओके टू एवरीवन? यस सर। यस सर। अगर मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड मान लेता हूँ, ध्यान से देखो, अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या लिख सकता हूँ? g डैश अपॉन g इज इक्वल टू कैपिटल G d 4/3 पाई इंटू r-d डिवाइडेड बाय g d 4/3 पाई इंटू में r। किसी को डाउट है इसमें? अरे बोलो भाई, भाग गए क्या सारे के सारे छोड़ के? सर एक सेकंड सर। नो सर। हाँ भाई सर। बोलो। हाँ हाँ। सर ये वाला सर मुझे सर वो नहीं आया सर समझ में। सर मेरी मीटिंग लीव हो गई थी, कॉल आ गया था सर। सर ये वाला समझा दीजिए एक बार। कहाँ कहाँ से बेटा, कहाँ से समझाना है? सर जो आपने वो लिखा है ना फर्स्ट इक्वेशन, मतलब वहां से समझाना सर। हाँ ये सर आर हाँ। स्क्वायर कट गया, आर आ गया, ये चीज समझ में आ गई है? यस सर यस सर। सर इसके नीचे तो वाला सर। ये वाली चीज समझ में आई? फिर ये तो मैंने एज इट इज ऊपर वाला लिखा है पूरा। सर इसके बाद क्या करा था सर आपने? हाँ, इसके बाद देखो, ध्यान से देखो, g जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हो गया। कैपिटल Yes, D भी कांस्टेंट है, 4/3 पाई भी कांस्टेंट है। तो जो चेंज हो रहा है वो क्या सिर्फ r ही चेंज होगा इसके अंदर? यस सर। d इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि d डेंसिटी है और डेंसिटी को हमने कांस्टेंट माना है। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। तो अब मैंने इसको क्या लिखा, जब r के साथ चेंज हो रहा है तो इसका मतलब g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। इसका मतलब जब r बढ़ेगा तो g बढ़ेगा और r कम होगा तो g कम होगा। क्या सबको ये चीज समझ में आती है बेटा? यस सर। यस सर। अब मैंने क्या कहा कि अब g का ये जो r है ये कम हो गया, तो r कम हो गया तो g चेंज हो गया। इसको मैंने लिखा g डैश, और g डैश हो गया g d 4/3 पाई। ये तो कांस्टेंट ही था, मैंने एज इट इज लिखा है।
और ये नीचे वाला हो गया r माइनस डी। क्या सबको ये चीज समझ में आ गई है? इक्वेशन सेकंड लिखा है जिसको मैंने। यस सर। यस सर। अब मैंने क्या किया बेटा, इन दोनों को डिवाइड कर दिया। दोनों को डिवाइड किया तो ध्यान से देखो, जी डी 4/3 पाई कॉमन है दोनों के अंदर, और r माइनस डी डिवाइडेड बाय r। क्या सबको ये चीज समझ में आती है कि ये पूरा का पूरा कट जाएगा इसके साथ? यस सर। यस सर। तो हेंस बचेगा क्या, g डैश अपॉन g इज इक्वल टू r माइनस डी डिवाइडेड बाय r। किसी को डाउट इसमें? नो सर। नो सर, नो डाउट। ओके, अगर मैं g डैश अपॉन g लिखूं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस डी बाय r? यस सर। Yes, sir. Yes, अगर sir. थोड़ा और ध्यान से देखो तो g डैश को लिख सकते हैं g इंटू 1 माइनस डी बाय r। क्या सबको क्लियर है ये? Yes, sir. तो अभी हमने क्या सीखा कि जैसे जैसे डेप्थ के अंदर जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो कम होती है, और कम होती है तो इस फॉर्मूले से कम होती है। अब ध्यान से देखना, अगर ये जो d है, जो डेप्थ है, अगर ये मैं रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ले आऊं, क्या सभी को समझ में आता है? अगर d हो जाएगा कैपिटल R सर अभी तो आपने g डैश, तो सर 0 हो जाएगा, जी डैश 0। सर जी डैश मैं जीरो क्या, हो जाएगा। हाँ मैं Yes, एक मिनट sir, रुको, 0 मैं हो बता जाएगा। देता हूँ, एक मिनट रुको। मैंने क्या कहा बेटा, अभी जो मैंने डेप्थ ली थी वो थोड़ी अंदर तक ली थी, यहां तक। मैं कहता हूँ इस डेप्थ को मैं सीधा रेडियस ऑफ अर्थ तक ले लेता हूँ, तो हो क्या जाएगा, जो स्मॉल डी है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब मैं सेंटर ऑफ अर्थ के पास पहुंच जाऊंगा। तो जब मैं सेंटर ऑफ अर्थ के पास पहुंचूंगा तो जी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा g1 माइनस r बाय r। r से r कटेगा, 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 होता है 0। इसका मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो 0 होती है। क्या सबको समझ में आता है? यस सर। Yes, sir. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0। ये आपको पता था कि Yes, जब sir. हम हटाते चले जाते हैं, मतलब पास आते हैं अर्थ की, तो क्या डिक्रीज होता है? बेटा मैंने सुन नहीं पाया, आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी। क्या कह रहे थे, क्या कह रहे हो? सर मैं अभी आपने बोला था ना कि जब हम इस फॉर्मूले से हम ये समझ सकते हैं कि जब हम उसके पास आते हैं रेडियस के हाँ, सेंटर कुछ होता, सर वो मुझे सेंटर ऑफ अर्थ के जितना पास जाते रहते हैं उतनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती जाती है। ओके। ठीक है, सर ये सभी को यहाँ कॉन्ट्राडिक्टरी तक क्लियर फॉर्मूला हो? नहीं है नहीं बेटा, क्यों? सर। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें कहता है कि जो हमारा फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। और सर जो जी वाला फॉर्मूला होता है सर, स्मॉल जी वाला, वो भी हमें बताता है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। लेकिन सर इसमें हमने डायरेक्टली बता दिया। डायरेक्टली इसलिए बताया ना क्योंकि बेटा बाकी सब चीजों में क्या होता है, हम बॉडी के दूर के जो मास है, बॉडी से कितना दूर है कोई चीज, उसकी बात करते हैं। इस वाले क्या केस में मैं क्या कर रहा हूँ, बॉडी के अंदर ही घुस रहा हूँ, यस सर। इसलिए तो मैं ओके सर। जैसे ही बॉडी के बाहर जाएंगे, जैसे ही बॉडी के बाहर जाएंगे तो वापस से वही फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा, G इज इक्वल टू कैपिटल G बाय एम आर स्क्वायर। लेकिन जब अंदर जा रहे होंगे तो ये वाला वैलिड होगा। सर अगर हम क्लियर है? इक्वेशन सीखी है, अगर उन्हें हम कंपेयर करें तो वो कौन कौन मतलब अलग अलग उन पे लगेंगे, एक बार उसका भी बताइए। दोबारा बोलो बेटा, क्या बोला अभी आपने? सर एक तो हमने सबसे पहले सीखी थी दैट जी डैश अपॉन में जी इक्वल्स टू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। हाँ यस सर। वो मैं अभी बताऊंगा, अभी पहले एक बार ये कर लो, मैं बताऊंगा अभी एक बार दोबारा कर लो सर। डिफरेंस देखे तो वो तीनों कहाँ कहाँ किस किस सिचुएशन पे लगेंगी? मैं समझ गया, आप एक बार करो तो सही, मैं समझा दूंगा। सर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की सेंटर ऑफ अर्थ है, आपने स्टेटमेंट जो लिखी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0 एट सेंटर ऑफ अर्थ। सॉरी मेरी गलती है, सेंटर ऑफ अर्थ है बेटा ये। ओके सर। सर हाँ बेटा। सर इसको हम ऐसे भी कर सकते थे ना कि जैसे हमारा जो स्मॉल जी निकला वो कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर है, तो उसी को हम अगर लिख दे इंटू आर बाय आर करके और फिर वहां पे एक कांस्टेंट ले ले तो जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर भी आ सकता था। तो सर वो भी ठीक होगा या फिर यही ठीक, मतलब वो भी ठीक होगा? यही ठीक,
यही ठीक है, यही ठीक है, वो और कुछ मत कर। लिख लिया क्या सभी ने? यस सर। यस सर। Yes, ओके, sir. मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, नाउ अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू पीपल, ओके जस्ट लेट इट मी। ओके, नाउ मैं क्वेश्चन मोक्षिका का एक बार आंसर कर देता हूँ। सभी को वैसे समझ में आएगा, लेकिन लेट इट बी, मैं मान के चल रहा हूँ अभी किसी को कुछ नहीं समझ में आया। ध्यान से देखना बेटा, ये है रेडियस ऑफ अर्थ। अगर आप अर्थ के बिल्कुल सरफेस पे खड़े हो या अर्थ से सिर्फ 5 किलोमीटर हाइट के ऊपर हो, मतलब अगर मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, तो क्या आप लोगों को समझ में आता है कि 1 किलोमीटर जो होता है वो ज्यादा बड़ी जगह नहीं होती, तो हैंस हम कह सकते हैं कि जी डैश जो होगा वो जी के बराबर होगा। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। तो इसके अंदर अगर मैं फ्री फॉल का केस लगाऊंगा तो फ्री फॉल के केस में मैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट लूंगा, तो मैं फाइनल वेलोसिटी निकाल सकता हूँ u प्लस बी इज इक्वल टू यू प्लस एटी करके। किसी को डाउट है बेटा इसमें? नो सर, नो डाउट। ओके, सेकंड केस में क्या कहता हूँ कि भाई अगर मैं कहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के अप्रोक्सीमेटली मान लो ये r है और ये जो हाइट है वो अप्रोक्सीमेटली है 20 किलोमीटर, और मैं कहता हूँ बताओ भाई इसकी इस पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है। तो आप लोग कहोगे अच्छा हाइट पे जाना है, तो हाइट पे जाना है तो मुझे फॉर्मूला पता है, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू में 1 माइनस 2h बाय r, वेयर h इज दिस हाइट विच इज 20 किलोमीटर एंड r इज दिस रेडियस विच इज 6400 किलोमीटर। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? Yes, sir. यस सर। मतलब 5 किलोमीटर से बड़ी होनी चाहिए ना? हाँ, 5 किलोमीटर से बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, सिमिलरली अब मैंने क्या कहा कि एक सैटेलाइट है जो अर्थ से करीबन करीबन ऐसा लगा लो ये 6400 किलोमीटर ही है, ये भी 6400 किलोमीटर हो गया सरफेस से। इतनी दूर उड़ रही है अर्थ से, इतनी दूर ऐसे उड़ रही है, और मुझे पता लगाना है यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है। तो मुझे पता लगता है अच्छा 6400 किलोमीटर तो बड़ा है 80 किलोमीटर से, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं करूंगा जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, जिसमें जो एच होगा वो उसकी जगह भी आर आ जाएगा। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? क्योंकि दोनों 6400 किलोमीटर है। यस सर। तो यस सर। तो हेंस आर अपॉन 2r का होल स्क्वायर, आर से आर कट जाएगा तो 1/4 आ जाएगा जी डैश अपॉन जी। तो इसका मतलब जी डैश जो होगा वो g/4 होगा, मतलब यस सर। एट अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी विच इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, जब हम हमारा रेडियस डबल कर देते हैं तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 1/4 हो जाता है। क्या सबको ये चीज समझ में आई है? यस सर। लास्ट वाला दोबारा बता दो। लास्ट वाले में बेटा आवाज बेटा को जो भी बोल रहा है उसकी साफ साफ नहीं आ रही, एक बार पूरा पूरा ढंग से बोलो। मैं एक बार पहले रिवाइज करा रहा हूँ। सर मैं ये कह रहा हूँ कि g/4 9.8/4 हो जाएगा ना? हाँ बेटा 9.8/4। ओके सर। और किसी का कोई डाउट? No, sir. ओके, मैं क्या कह रहा हूँ वापस एक बार देख लो। ये जो हाइट है ये पहले वाले केस में तो 1 किलोमीटर थी, दूसरे वाले में 20 किलोमीटर थी, तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया। तीसरे वाले में 6400 किलोमीटर है। अब 6400 किलोमीटर जो है वो बड़ा है 80 से, तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया, और उसके बाद रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि 6400 किलोमीटर इज एक्चुअली रेडियस ऑफ अर्थ, तो मैंने इसको भी आर ले लिया, इसको भी आर ले लिया, तो ये आर हो गया, ये आर प्लस आर हो गया, क्योंकि एच की जगह भी आर लिख दिया मैंने। या अगर ये चीज समझ में नहीं आती तो लिख दो 6400 डिवाइडेड बाय 6400 प्लस 6400 का होल स्क्वायर। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है? यस सर। यस और सर। इसको सॉल्व कर लो तो भी 1/4 ही आएगा। क्या क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. यस सर। राइट, तो ये तो हो गया हमारा हाइट के साथ वेरिएशन। अब डेप्थ के साथ कैसे? तो अब आपसे कोई क्वेश्चन करे कि बताओ अगर आप अर्थ के नीचे से 100 किलोमीटर नीचे चले गए तो बताओ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी चेंज होगी?
तो आप क्या कहोगे, अच्छा इसके लिए तो फॉर्मूला सर ने बताया था 1 माइनस डी अपॉन आर, तो जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 100 अपॉन में 6400, तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 64, और ये हो जाएगा 63 इंटू जी अपॉन में 64। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है? यस 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 सर। तो अब आप लोगों ने एक्चुअली कितने फॉर्मूले पढ़ लिए, ध्यान से सुनिएगा। तो सर मतलब एक बार हम ऊपर जा रहे हैं और एक बार अर्थ के अंदर जा रहे हैं। हाँ, तो हैंस अब मैं क्या कह रहा हूं, तो सबसे पहले हमने पढ़ा G इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद हमने पढ़ा वेरिएशन विद हाइट, वेरिएशन विद हाइट। तो जैसे हाइट ऊपर जाती है तो पहला फॉर्मूला था G डैश अपॉन G इंटू में R अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। दूसरा है G डैश अपॉन G इज इक्वल टू 1 माइनस 2H अपॉन R। तीसरा है G डैश इज इक्वल टू G। फिर हमने पढ़ा वेरिएशन विद डेप्थ, और डेप्थ के लिए जो फॉर्मूला है वो है G डैश अपॉन G इज इक्वल टू 1 माइनस D अपॉन R। ध्यान से देखो, ये दोनों फॉर्मूले लगभग सेम है, बस एक में 2H है और एक में D है। यस सर। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। अब इसका मतलब क्या है ये भी समझ लो, इन दोनों फॉर्मूलेस को, इन दोनों को, एक इसको और एक इसको, दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो मैं कह रहा हूँ एक तो है वेरिएशन G डैश इंटू G 1 माइनस 2H बाई R। H मतलब हाइट, इसलिए मैंने इसको अलग लिया है, और G डैश इज इक्वल टू G इंटू 1 माइनस D बाई R। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको क्या समझ में आता है कि सर h इक्वल्स टू d अपॉन t। H इज इक्वल टू d अपॉन t, d अपॉन 2। d अपॉन 2। इसका मतलब क्या है बेटा कि जब मैं सर 2h इज इक्वल टू d लग रहा है। हाँ बेटा वही है, 2H इज इक्वल टू D ही है। इसका मतलब क्या है, अगर हाइट में मैं 2 किलोमीटर पे जाके जितना चेंज होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, डेप्थ में उतना चेंज 1 किलोमीटर पे ही हो जाता है। क्या समझ में आया मैंने क्या बोला अभी? यस सर। हाइट में जो चेंज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में 2 किलोमीटर पे जाके होता है, वो डेप्थ के केस में 1 किलोमीटर में जाते ही हो जाता है। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। कबार इसका मतलब पूछा जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली वो कह रहा है कि 2H जो है वो D के बराबर है। क्या सभी को क्लियर है ये? यस सर। अब ध्यान से सुनना। अब कभी कभार क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रेडियस ऑफ अर्थ के बीच में ग्राफ मिलता है तुम लोगों को। वो स्टैंडर्ड ग्राफ है, हर जगह वही मिलता है, हमेशा जब भी कोई ओलंपियाड होता है यही आता है। तो हम अगर एक बार समझ लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ध्यान से सुनना। अब हम क्या कह रहे हैं कि जब अर्थ का जो रेडियस था वो 0 था, और जब अर्थ का रेडियस r है, तो सबको ये चीज समझ में आती है कि जब जब हम अर्थ के अंदर थे तो हमारा निकला था, जो फॉर्मूला निकला था वो निकला था G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। सभी को ये याद है ये वाली चीज, जब हम थे इनसाइड? यस सर। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम अर्थ के रेडियस तक आते रहते हैं तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बढ़ती रहती है, तो ग्राफिकली हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या सर सभी को ये समझ में? एक्सेलरेशन, क्या बेटा? एक्सेलरेशन बढ़ती रहती है जैसे जैसे हम सेंटर के पास हम आते हैं। सरफेस तक आते रहते हैं, सेंटर से दूर जाते रहते हैं। अच्छा ठीक है, और जैसे ही सरफेस पे पहुंचते हैं तो सरफेस पे पहुंचने के बाद क्या फॉलो करते हैं, तो G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें G इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो इस वाले केस में क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कुछ इस तरीके से वेरी करता है। तो आपको ये स्टैंडर्ड दिखेगा ग्राफ बहुत बार, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेडियस ऑफ अर्थ के साथ किस तरीके से वेरी करता है। तो इसमें जो पहला वाला पार्ट है वो G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, जिसे हम लीनियर रिलेशन कहते हैं,
और ये वाला जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। हाँ क्या हुआ मुक्षिका? सर ये वाला जो अभी आपने बताया ना, सेंटर के पास पहुंचने पे फिर वो उल्टा फॉलो करता है। हाँ बेटा, क्योंकि उसके देखो जब सेंटर से बाहर सेंटर तक नहीं पहुंचने में, फिर बता रहा हूँ, फिर सेंटर बोला तूने, मैंने क्या बोला? अर्थ के सेंटर से जब ऊपर की तरफ जाता है हाइट सरफेस तक अर्थ की, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज होगा, और जैसे ही एक्सेलरेशन मतलब सरफेस से ऊपर जाओगे तो दोबारा से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो सरफेस ऑफ अर्थ के पास होती है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब जब सरफेस तक जाएंगे तब एक्सेलरेशन बढ़ेगा और फिर घट जाएगा। हाँ ओके सर। और ये ग्राफ फॉलो होगा, तो ग्राफ बस ध्यान रखना ये वाला। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर फिर आपने इनसाइड अर्थ क्यों लिखा है? क्या बेटा? सर फिर आपने इनसाइड अर्थ क्यों लिखा है? क्यों बेटा, ये वाला पार्ट तो इनसाइड ही होगा ना जब तुम अर्थ के अंदर होगे तो। सर जब उसके सरफेस पे है। बेटा वो यहाँ पे पहुंच के हुआ है ना, इससे पहले तो इनसाइड ही तो है। ओके सर। तो सर इससे इस ग्राफ से भी किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? इस ग्राफ से डायरेक्टली ग्राफ दे दिया जाता है, पूछा जाता है, या तो ये पूछा जाएगा कि बताओ ओ से ए पार्ट कैसे प्रोपोर्शनल है आर से, तो आप बोलोगे जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, लीनियर रिलेशन है ये। जबकि अगर आप ए से आपको बी का पार्ट रिलेशन पूछा जाए तो जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। या फिर आपसे बस ये पूछा जा सकता है कि बताओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होता है सेंटर के साथ वैसे वैसे कैसे वेरी करता है, तो आपको यही ग्राफ सिलेक्ट करना होगा चार में से। सर जब वो सरफेस तक जा रहा है तब उसका सर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जब वो सरफेस से नीचे जाना शुरू करेगा तो डिक्रीज होगा ना? एक मिनट रुको, अपना क्वेश्चन दोबारा बोलो। सर जब वो सरफेस तक जा रहा है तो आपने कहा उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ से जा रहा है, कहाँ से जा रहा है सरफेस तक? सर उसकी हाइट से। हाँ, सेंटर से सरफेस की तरफ जा रहा है, इसको ऐसे बोलो। जब अर्थ के सेंटर से सरफेस की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ रही है, सरफेस पे पहुंच के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम हो जाती है। और सर जब वो सरफेस के नीचे जाना शुरू कर देगा? उससे नीचे क्यों बेटा, पहले ही ऊपर जा रहे हैं ना, नीचे क्यों जा रहे हैं? जब मैं सेंटर ऑफ अर्थ से चल रहा हूं तो ऊपर ही तो जाऊंगा, नीचे कहां चला जाऊंगा? अभी मैं सेंटर ऑफ अर्थ से ऊपर की तरफ गया सरफेस पे, आप सरफेस से फिर वापस नीचे लेके जा रहे हो। ओके सर, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। एक तो होता है, देखो एक तो होता है तुम यहाँ पे हाइट पे हो, यहाँ पे सरफेस पे, सरफेस से ऊपर जाओगे तो हाइट बढ़ेगी, सरफेस से नीचे जाओगे तो डेप्थ बढ़ेगी। हाइट बढ़ेगी तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा, डेप्थ बढ़ेगी तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा। मैक्सिमम होता है सरफेस पे और सेंटर पे होता है जीरो। क्या अभी चीज समझ में आई? यस सर। और किसी का कोई डाउट हो? सर बिल्कुल टॉप पे जाके जीरो कब होता है? बेटा जहाँ पे उसकी जो इफेक्ट है ग्रेविटेशन का वो खत्म हो जाता है लगभग, इसको ऐसे कहते हैं। लेकिन ओके सर, तो मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर जाते हैं। हाँ हाँ, सर मतलब जब सर उसका आपने ग्रेविटेशनल इफेक्ट कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है कि वो उसको होल्ड ही नहीं कर सकता, उस टाइम पे हम कहते हैं कि वहाँ पे ग्रेविटी जीरो होगी। सर 2r डिस्टेंस हम कह सकते हैं वो जब वो खत्म नहीं होगा बेटा, 2r ऊपर की डिस्टेंस नहीं तरफ? कह सकते, ओके नहीं कह सकते। सर आपने सर आर के साइड में कौन क्या सा लिखा है? साइड? सर आर के ये वाला नीचे इनसाइड बेटा, सर एक इनसाइड ओके सर। इनसाइड इनसाइड अर्थ। हाँ बेटा, और कोई क्वेश्चन किसी का? सर हमने तो ये पढ़ा था कि सर जो एक मिनट कुछ सैटेलाइट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जियोस्पेशियल सैटेलाइट। बेटा ये कौन है जिसको इतना प्यार है हम सबसे? उनको हेलो है सर सलाम। ओके, ध्यान से देखिए। तो जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होते हैं वो अर्थ से अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर अवे होते हैं। 36,000 किलोमीटर। तो अब ये आप ध्यान से देखो तो 6400 किलोमीटर से ये बहुत ज्यादा है।
अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स है, लेकिन Yes, जियो sir. स्टेशनरी सैटेलाइट फिर भी अर्थ की ग्रेविटी में रहते हैं, ठीक है। जैसे Yes, sir. इवन मून का देख लो, मून का डिस्टेंस कितना होता है, किसी को पता है मून का सर मून भी तो बहुत बड़ा सर 3 लाख किलोमीटर सर, अप्रॉक्स 3 सर लाख 3 लाख किलोमीटर अगर 3 लाख किलोमीटर किलोमीटर है approx. तो आप देख लो, 3 लाख किलोमीटर है तो ध्यान से सोचो, अगर तो भाई अर्थ उसको भी अपनी ग्रेविटी में लेके बैठी हुई है। सर इसलिए तो वो अर्थ के अराउंड घूमता है मून भी। हाँ बिल्कुल बेटा, इसीलिए। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस सर। तो सर इसका तो मतलब सर जो हमारी हमने जो अर्थ पहले पढ़ा था कि सर जब जब हम सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर 2 किलोमीटर जाएंगे तो वो चेंज उतना होगा जितना नीचे की तरफ 1 किलोमीटर का होगा, तो सर वो यहाँ पे हाँ। लागू नहीं होगा ना वो रूल? नहीं, वो लागू नहीं होगा। मैंने ओके मैंने क्या सर। बताया, वो वाला फॉर्मूला कब तक वैलिड है, ऊपर वाला? दूसरा वाला जो वैलिड था वो कब तक था? अप टू 80 किलोमीटर। यस सर। तो वो तभी तक ही वैलिड ओके रहेगा। सर। हाँ यस सर। ओके, सभी को यहाँ तक समझ में आ गया है? यस सर। यस सर। यस सर। किसी को Yes, डाउट है sir. यहाँ तक? पहले तो यहाँ तक बताओ। नो सर, ओके नो डाउट। ओके राइट। मैं एक बार आप लोगों को क्वेश्चंस दिखाता हूँ कुछ, ताकि आप लोगों को समझ में आए। सभी को ध्यान से देखिएगा। देखो सभी क्वेश्चन देख पाएंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट, क्या सभी को समझ में आता है कि इट रिमेन्स सेम एवरीवेयर? Yes, sir. यस सर। यस सर, रिमेन एवरीवेयर। अच्छा ध्यान से देखें, ये वाला क्वेश्चन पढ़े। इफ द मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स वर डबल्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, तो ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? एक बार निकालेंगे सभी बैठ के। सर रिमेन सेम। So remain same. सर सेम है। एक बार निकाल के देख लो, हो सकता है कुछ और हो। सर 16 टाइम्स हो जाएगा। गुड बेटा, 16 टाइम्स होगा। कृपया करके पेन चलाएं, जबान नहीं। पहले पेन चलाएं, उसके बाद जबान। F is equal to gm1 m2 by r square. If the masses of two objects are doubled, इसका मतलब दोनों मास डबल हुए हैं। तो पहले लिखो F is equal to gm1 m2 by r square। अब हमने क्या कहा कि m1 जो है वो ट्वाइस ऑफ m1 डैश लगा लो, वो ट्वाइस ऑफ m हो गया, और m2 डैश जो है वो ट्वाइस ऑफ m2 हो गया, तो दोनों मास डबल हो गए। इसके बाद जो रेडियस है वो हाफ हो गया, तो अगर मैं इसको r डैश ले लेता हूँ तो वो r/2 हो गया। अब मैं जो नई फोर्स निकालूंगा F डैश, वो हो जाएगा g m1 डैश m2 डैश बाय r डैश का होल स्क्वायर। तो हेंस g इंटू 2m1, थोड़ा अलग लिखता हूँ, एक सेकेंड। तो कैपिटल G ट्वाइस ऑफ m1 ट्वाइस ऑफ m2 डिवाइडेड बाय r/2 का होल स्क्वायर। तो आप देखोगे तो 2 2 जा 4 होता है, तो 4g m1 m2 बाय r स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो 4 4 जा 16g m1 m2 बाय r स्क्वायर। क्या सबको समझ में आया ये? तो ध्यान से देखो, Yes, sir. g m1 बाय m2 इंटू r स्क्वायर ये है, तो हेंस मैं लिख क्या सकता हूँ कि f डैश जो होता है वो 16 टाइम्स हो जाएगा f से। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है? Yes, sir. ओके। No, sir. कोई confusion है, एक बार दोबारा समझा दीजिए। क्यों, क्या कंफ्यूजन आई तुझे इसमें, बता मुझे। सर थोड़ा मतलब एक दो लाइन में कंफ्यूजन आ गया तो ऊपर से। कहाँ पे आई है, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये 4x4 वाली। तो 4 4 जा 16 नहीं होता? नहीं, उससे पहले लाइन मतलब 4x4 कैसे हो गया सर वो? r/2 होता है, r/2। यस सर। तो r/2 का होल स्क्वायर क्या होगा? r सर आर स्क्वायर। बाय 4। यस सर। तो वो 4 ऊपर आ जाएगा। ओके सर, अच्छा ओके। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखना, कोई और सवाल करते हैं हम।
acceleration due to gravity. एक सेकेंड, इनको मिटा देता हूँ, मेरे दूसरा देना पड़ेगा, एक सेकेंड। ओके, सभी ध्यान से देखें। अगर हमसे पूछा जाए व्हाट कैन बी जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ, क्या सबको समझ में आता है? वेट इज जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाता है। अच्छा, ध्यान से देखिए, राइट, द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट एंड डेप्थ इज शोन इन द फिगर। कौन सा डायग्राम बता रहा है? जीरो हो जाती है। सर फर्स्ट जा रहे हैं ऑप्शन फर्स्ट। क्या सबको समझ में आया इसका ऑप्शन नहीं आएगा? यस सर बना के। अच्छा, मुक्ति का आप क्या कह रहे थे बेटा? कुछ कह रहे थे? नहीं सर, मतलब वेट इसलिए जीरो होगा ना क्योंकि ग्रेविटी जीरो हो जाती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाती है क्योंकि वेट जो होता है वो एक्चुअली एक तरीके का फोर्स होता है। सर वेट का जो फॉर्मूला होता है वो m इंटू जी होता है, तो जी जीरो हो जाएगा, इस वजह से वेट जीरो हो जाएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, ध्यान से देखो, द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ, क्या सभी को समझ में आया है वो डेरिवेशन जो हमने करी थी? यस सर। तो यहाँ पे ये वाला, ये जीएसटीएससी में आया हुआ था आपका सवाल, तो ये सेकंड ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, तो इसीलिए वो इम्पोर्टेंट थी डेरिवेशन। सर देखो इस वाले ग्राफ में भी वो यूज हो गई डेरिवेशन, क्योंकि ग्राफ ये वाला बना और इसके अंदर भी यूज हो गई। हाँ बेटा, कोई कुछ कह रहा था? सर ये सारे क्वेश्चन सर डीपीपी के है क्या? जो अब हाँ बेटा, डीपीपी अभी मैं बनवाऊंगा, अभी बनवाई नहीं है, अभी मैं आपको डायरेक्टली जो है प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ताकि सर बाद ये में वाले ये ना हो क्वेश्चन में कि क्या पूछ रहा है? बेटा इसने एवरेज डेंसिटी पूछा है अर्थ की। तो आपको याद है अभी हमने जब क्वेश्चन कर रहे थे तो हम डेंसिटी निकाल रहे थे और मैंने आपको बताया भी था ये जीएसटीएससी में पूछा गया था। यस सर। तो ये वही वाला क्वेश्चन। यस सर, 4 पाई जी सर इंटू आर अपॉन 3 जी सर 3 इज इक्वल टू जी। 3g डिवाइडेड बाय 4 पाई कैपिटल जी आर। ओके, द वेट ऑफ अ, देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो ये वाला। आंसर मैं हटा ही लेता हूँ, एक मिनट भाई, हटा। ध्यान से देखो, ये आंसर तो मैंने सारी हटा दिए। सभी ध्यान से देखें, क्वेश्चन पढ़े सभी और अपने आप आंसर निकालें। The weight of the body of one surface is W if the depth half away from the center of the earth, at a depth half away from the center of the earth it will be, कितना वेट होगा हाफ डेप्थ पे? सब वेट भी हाफ हो जाए। r/2 की बात कर रहे हैं मतलब वो। बेटा सभी को करने दो, एक बार आपका हो गया हो तो एक बार रुक जाओ। यस सर डन सर डन। सभी का हो गया है? यस सर। सर हाँ, बोलो। क्या सभी को ये चीज हो गया है? g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस डी बाय आर होगा। d की जगह r/2 हो जाएगा, तो g इंटू 1 माइनस r/2 डिवाइडेड बाय r से r कट गया, तो ये हो जाएगा g इंटू 1 माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा g/2। क्या सभी को समझ में आता है? g डैश जो होगा वो g/2 आ जाएगा। यस यस सर। यस सर। ओके, मैं हटा रहा हूँ सर। सभी एक बार नोट डाउन कर लो, मैं फिर हटा दूंगा इसको, जल्दी देख लो। कर लिया सर। आगे बढ़ूं मैं? यस सर। यस ओके, ध्यान से देखिएगा।
हाउ मच डीप इनसाइड, वापस से वैसे ही सवाल आ रहे हैं, कोई ढंग का आ जाए। ओके, ये वाला करके देखो। सभी ये वाला करके देखो। सर 2 मिनट रुकिए। सर डन। बस एक ही आवाज Yes, आई sir. है मुझे। Yes, sir, done. डन। क्लास में 34 स्टूडेंट्स हैं, मुझे अब तक 3 आवाज आई हैं बस। सर डन। 4 Done. लोगों का ही डन हुआ है क्या? सर दो चैट तीन पे भी बच्चों कुछ ने बच्चों ने chat- लिखा है। सर डन। लिख दिया है, ओके। ध्यान से देखिए, अब मैं कर रहा हूँ, अपने आप मैच करना एक बार। इफ द अर्थ श्रिंक्स टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस, मतलब अगर पहले रेडियस r था, अब जो r डैश हुआ वो r/2 हो गया। अब उसने कहा वेट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? मास सेम है, मास सेम रहेगा, तो वेट पहले तो होता है, वेट मतलब m इंटू जी होता है, तो इनडायरेक्टली एक्चुअली वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहा है। तो g डैश अपॉन g, फर्स्ट ऑफ ऑल g डैश, सॉरी g इज इक्वल टू होता है कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर। अब उसने क्या कहा, जो g डैश है वो कैपिटल G तो वही है, मास भी वही है, लेकिन r जो हो गया वो r/2 का होल स्क्वायर हो गया। तो सभी को ये चीज समझ में आती है? ये उसे लिखेंगे 4gm/r स्क्वायर। Yes, Yes sir. sir, ये 4 times तो इसका Yes, मतलब sir. gm/r स्क्वायर जो है वो यहाँ पे g आ जाएगा। तो है g डैश जो है वो 4 टाइम्स ऑफ g होगा। इसका मतलब जो वेट है, क्योंकि वेट होता है m इंटू जी, या इस केस में अगर चेंज हो गया तो g डैश, तो एक्चुअली जो वेट होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस Yes सर। sir. Yes, sir. सर मुझे एक चीज आप चाहिए। हाँ बोलो बेटा। सर हम वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस d अपॉन r। नहीं बेटा, इसमें क्यों लगाओगे? क्योंकि उस वाले के अंदर तो क्या होता है, मास भी कम होता है। इस वाले में मास कांस्टेंट है, और मास कांस्टेंट है तो एक्चुअली इसकी डेंसिटी जो है वो बढ़ गई है। ठीक है, ओके। तो अगला क्वेश्चन, ये सारे लगभग बेटा इसी तरीके से हैं, तो आप लोग जब आप करोगे तो आपको तो समझ में आ जाएगा। मतलब आप अगर ये देखें, देखो टू प्लैनेट्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2, respectively the ratio of the acceleration due to gravity on them। क्या देखो सर, इसने देखो क्या लिखा हुआ है, इसने डेंसिटी लिखी हुई है। क्या सभी को दिख रही है डेंसिटी और रेडियस? Yes sir. Yes, sir. अब देखो, अगर आप डेंसिटी से रिलेट करोगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर मैं डेंसिटी से रिलेट करता हूं तो फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई इंटू कैपिटल जी इंटू में आर। सभी को याद है ये वाला फॉर्मूला? अभी किया था अभी हमने। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये क्यों लिया है मैंने? क्योंकि अगले जो मतलब क्वेश्चन है उसमें प्लेनेट का रेडियस और डेंसिटी दे रखा है। अगर रेडियस और डेंसिटी ना देके मुझे मास दे रखा होता और रेडियस दे रखा होता तो मैं लगा सकता था gm/r स्क्वायर, लेकिन उसने शैतानी करी। उसने क्या किया, उसने मास नहीं दिया। बोल रहा है कोई? सर ये वाला फॉर्मूला भी बेटा अभी कराया तो था जब मैं डिराइव करा रहा था उसको, जब ये स्मॉल डेप्थ वाला जो फॉर्मूला डिराइव कराया था मैंने, एक सेकंड रुको।
ये सर जिसमें जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आया था हमारा। बेटा ये वाला याद है जो डेप्थ अभी मैं करा रहा था, ये वाला? yes, बेटा आप जिसने भी बोला था, हाँ यस सर, तो इसके अंदर देखो जो स्मॉल जी है वो किसके बराबर है, देखो कैपिटल जी डेंसिटी 4/3 इंटू पाई। यस ठीक है, सर, तो ये मैंने लिया है अभी, ये वाला पार्ट, इसलिए मैंने कहा था ये वाला याद करना, मैंने स्पेशली अलग से नहीं बताया था ना ये वाला अभी पार्ट, यस सर, इसीलिए बोला था। तो मैं क्या कह रहा हूँ वापस से देखो, मैंने क्या कहा कि जो g है वो है डेंसिटी इंटू जी इंटू 4/3 पाई। नाउ अगर ये एक प्लेनेट का G1 है तो दूसरे प्लेनेट का G2 होगा, तो ये हो जाएगा d इंटू 4/3 पाई इंटू कैपिटल जी इंटू में r। अब देखो डेंसिटी 1 R1, डेंसिटी 2 R2। देखो मैं वापस से बता रहा हूं कि अगर हमारा मास दे रखा होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, अभी हमें मास नहीं दे रखा, हमें डेंसिटी और रेडियस दे रखा है, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर मास दे रखा होता और रेडियस दे रखा होता तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता gm/r², लेकिन उसने डेंसिटी और रेडियस दे रखी है तो मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ा है। क्या सभी को समझ में आई है बेटा? यस सर। इसमें किसी को भी Yes, कोई भी sir. डाउट हो तो पूछ लो। सर नो डाउट। और देखो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 4/3 पाई जी 4/3 पाई जी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या d1r1 डिवाइडेड बाय d2r2, खत्म। ध्यान से देखो, r1 d1 और r2 d2 इज आवर आंसर। इज दैट ओके टू एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके, तो ये मैंने इसीलिए कराया ताकि आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस रहे कि जो आप लोगों को कराया है वही पूछा जा रहा है। ठीक है, बाकी अपने आप सर करना। संडे जेएसटी होगा? आपका A01 है, बिल्कुल बेटा होगा, बिल्कुल होगा। तीनों चैप्टर आएंगे मेरे फिजिक्स के, याद रखना। ज्यादा मैं Yes. ग्रेविटेशन पूछूंगा लेकिन आएंगे तीनों, मतलब करीबन 10 से 15 क्वेश्चन मैं ग्रेविटेशन के दूंगा, बाकी सब दूसरे चैप्टर के दूंगा, लेकिन आएंगे तीनों, ये ध्यान रखना। ओके, नाउ मैं आता हूँ वापस से। इसके बाद बेटा क्या हुआ, एक आए केपलर भाई साहब। केपलर भाई साहब क्या करा, केपलर भाई साहब ने, केपलर ने बताया कि जो हमारा जो अर्थ है वो सन के अक्रॉस घूमता है। तो हमने कहा बहुत बढ़िया भाई, घूमता होगा। लेकिन उसने क्या बोला, उसने बोला कि एक्चुअली ये जो घूमता है ना, तो जो शेप बनाता है ये एक्चुअली सर्कुलर नहीं होती। तो हमने पूछा भाई फिर क्या होती है, तो हमने कहा एलिप्स होती है, और ये एलिप्स की शेप है ये वाला। तो ये सर्कल नहीं घूमता, एलिप्स घूमता है। अब एलिप्स के अंदर सेंटर होता है ये, लेकिन जो सन होता है वो इस सेंटर पे नहीं होता, वो यहाँ पे एक फोकाई होता है, इसे फोकाई कहते हैं एलिप्स के अंदर। एक यहाँ फोकाई होता है और एक यहाँ फोकाई होता है। तो जो सन होगा वो इन दोनों में से एक फोकाई के ऊपर बैठा होगा। तो सन इज एक्चुअली द अर्थ इज मूविंग अराउंड, और ऑल द प्लैनेट्स व्हिच आर मूविंग अराउंड द अर्थ आर रिवॉल्विंग इन द शेप ऑफ एलिप्स, and the sun is not at the center but is at the focus। क्या सभी को पहली चीज समझ में आई है? यस सर। यस सर। यस सर। क्या बोला मैंने कि जो प्लैनेट होते हैं, प्लैनेट्स जो होते हैं वो इलिप्टिकल पाथ फॉलो करते हैं, इलिप्टिकल पाथ। और दूसरा मैंने क्या बोला कि जो सन होता है वो फोकाई पे होता है, सेंटर पे नहीं होता। क्या सबको समझ में आई है दोनों चीजें? यस सर। सर मुझे सर साइंटिस्ट का नाम बता दीजिए एक बार। बेटा केपलर, केपलर। सर मुझे ये उनकी केपलर का, बात समझ में नहीं आई, सन वाली कुछ भी। क्या बेटा सन वाली बात समझ में नहीं आई है कह रहे हो? नहीं नहीं सर, नहीं आई। तो क्या नहीं आया उसमें? सर ये मुझे पूरी बात समझ नहीं आ रही, क्या कहा है इन्होंने।
बेटा उसने बोला है, अभी आपको पता है अर्थ जो है वो सन के चक्कर लगाती है, यस सर, रिवॉल्व करती है। रिवॉल्व करती है। तो जो चक्कर लगाती है वो सर्कुलर होते हैं या कोई और शेप हो सकती है? सर सर्कुलर होती है ना? हाँ, तो वो नहीं होती ना सर्कुलर, वो इलेप्टिकल होती है, मैं यही बता रहा हूँ आपको। सर इलेप्टिकल पाथ कैसा होता है? ये जो आपको दिख रहा है जैसा, ओके सर। ओके। सर्कल के अंदर एक्चुअली ये दोनों साइड बराबर होती हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होती है, इस इलिप्स में ये साइड बराबर नहीं होती। और सर ये आपने सन के लिए फोकाई पाथ बोला है, इसका समझ नहीं आया। फोकाई पाथ नहीं बेटा, फोकाई होता है। मतलब क्या है कि जनरली अब हम क्या कहते हैं कि जब अर्थ घूम रहा है तो सन सेंटर पे, यही बोलते हैं। यस सर। लेकिन अब मैं क्या बता रहा हूँ कि एक्चुअल में केपलर ने बताया कि जब सन घूमता है, सॉरी प्लेनेट घूमता है सन के अक्रॉस, तो जो सन होता है वो सेंटर पे नहीं होता, वो सन होता है वो फोकाई पे होता है। ओके सर। क्या चीज समझ में आ गई है? तो सर फोकाई ये साइड वाली पोजीशन है ना, मतलब हाँ बेटा, जो साइड वाली, बिल्कुल बिल्कुल साइड वाली पोजीशन। ठीक है, ओके सर। सभी को क्लियर है बेटा ये? यस सर। यस यस सर। यस सर। इसको क्या हो गया, देख सकते इसको क्या हो जाता है। ओके, नील बनना था, हाँ बहुत अच्छी, दोनों चलो, बहुत दोबारा बना लेंगे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा सभी आप वापस से। उसके बाद केपलर वहां भी नहीं रुके, उन्होंने कहा बच्चों को और तंग करूंगा मैं तो उन्होंने तंग करने के लिए क्या बताया, ध्यान से सुनना। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने फिर लिया प्लेनेट का रेडियस और ओके, सभी को समझ में आ रहा है बेटा, ये इलिप्स हो गया है। यस सर। और जो यस सन सर। होगा वो यहाँ पे होगा, Yes, sir. फोकाई पे, फोकाई पे। अब ध्यान से सुनना, क्या सभी को ये चीज समझ में आती है अगर मैं बोलूं कि ये वाला डिस्टेंस अगर r1 है और ये वाला डिस्टेंस r2 है, तो r2 बड़ा होता है r1 से? यस सर। यस सर। बेटा ये कहाँ कहाँ से आ रही है बेटा? सर अर्सलन के वहां से आ रही है। सर असलन परवेज। अर्सन बेटा, परवेश आप क्या कर रहे हो बेटा? आसपास वाले बच्चों को कहो थोड़ा शांति रहे रखें। परवेश, परवेश आवाज आ रही है? अच्छा, बाकी बच्चों को आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर, यू आर ओके, ध्यान से सुनना। तो बेटा देखो, जब प्लैनेट सन के पास होता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है ज्यादा, और अगर प्लैनेट दूर होता है अर्थ से तो उसकी वेलोसिटी होती है कम। पहली चीज तो ये समझो। दूसरी चीज, ये वाले पॉइंट को जो पास होता है सबसे, जो सन के पास होता है उसे हम कहते हैं पेरीहीलियन। पेरीहीलियन, पेरी मतलब पास और हीलियन मतलब सन। तो सन के पास जो पॉइंट होता है सबसे पास, उसे हम कहते हैं पेरीहीलियन। उसके बाद एक पॉइंट होता है दूर, जो सबसे ज्यादा दूर होता है, इसे आई थिंक कहते हैं एपीहीलियन। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, पेरीहीलियन तो कंफर्म किया, बाकी दूसरा क्या बोला बेटा आपने? सर आपने सर R1 किसको माना है यहाँ पर? बेटा जो सन के साथ ये वाली दूरी है,
ओके सर। सर पेरिहीलियन पे प्लैनेट्स के बीच में भी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है ना? हाँ बेटा, वो उनके बीच में भी होता है। ओके सर। क्या सभी को समझ में आ गया पेरिहीलियन और एपिहीलियन? यस सर। सर ये नहीं सर, मुझे नहीं समझ आया सर, ये पेरिहीलियन क्या है सर? ये बेटा डिस्टेंस है सन के साथ। सर किसका? प्लेनेट का, प्लेनेट ही तो घूम रहा है बेटा आसपास, और किसका हो अच्छा, सकता है? ओके सर, ओके सर। ऐसी बातें कर रहे हो तुम। ओके, क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। यस अच्छा, सर। ध्यान से सुनना। सर क्या हो एक गया, सेकंड क्या हो गया, लिखने दीजिए। क्या सर एक हुआ? सेकंड लिखने दीजिए। हाँ बेटा लिख सर लो, आराम से लिखो, बिल्कुल लिखो, लिखने की तो बात है सारी। सर जो आपने नहीं, वेलोसिटी इंक्रीजिंग के जो नीचे पॉइंट बनाया सर, वो वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है? ये वाला कह रहे हो या ये वाला? ये तो अभी सर बस मैंने ऊपर ऐसे वाला। प्लेनेट बताया है। नहीं, ये तो प्लेनेट बनाया, मैं बताऊंगा इसका इसका सिग्निफिकेंस मैं बताऊंगा। सर जैसे ओके सर सर। अभी प्लूटो जो है सर वो एबी हीलियम में चल रहा है ना सर? बेटा ऐसे तो मैं नहीं बता पाऊंगा, मुझे नहीं पता, मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज के ऊपर। सर मैंने सब पढ़ा था कि सर वो अभी जहाँ रिवॉल्व कर रहा है सर, वो अभी हीट नहीं हो रहा है सर, वो कोल्ड में है ना सर प्लूटो, तो वो उसकी तो जो बेटा दूरी वैसे है भी वो कोल्ड में ज्यादा ही है। रहता है। प्लूटो ना एक्चुअली इतनी दूर है, वहां तो कोल्ड ही रहता है बेटा हमेशा। यस सर, पर उसकी इलिप्टिकल है ना सर, वो अपने अभी अभी हीलियम में चल रहा होगा, और जब वो पेरिहीलियम में आएगा सर वो सर तब ही हीट अप हो जाएगा सर, ऐसा कह रहे हैं सर ओके मीथेन बेटा, के जो लेकिन सब अभी तक बात। जो मुझे पता है उसका जो टेम्परेचर है वो वैसे भी -70 डिग्री सेल्सियस या उससे कम ही रहता है, यस सर, शायद इट इज जस्ट अ -176। प्रेडिक्शन। यस सर, इट इज ओके। जस्ट अ ओके। प्रेडिक्शन। और दूसरा क्या है कि एक्चुअली जो उसका मतलब अर्थ के अराउंड जो उसका एक साल मतलब वो कंप्लीट होता है ना, जो एक सर्कल, वो भी एक्चुअली काफी ज्यादा बड़ा होगा। जैसे अर्थ का तो एक साल भी हो जाता है, उसका आई एम नॉट श्योर, लेकिन 160 to 170 किलोमीटर ईयर्स रहता है शायद, मतलब मुझे अभी ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ इतना होता है, मतलब काफी ज्यादा होता है। यस सर। अच्छा, अब आया केपलर जी, दोबारा आपको तंग करने आ गए। और केपलर जी क्या कहते हैं आपको? केपलर जी ये कहते हैं कि अगर एक प्लेनेट हमने लिया, तो प्लेनेट मान लो एक मंथ के अंदर टाइम के अंदर, मतलब टाइम सेम होना चाहिए, एक मंथ के अंदर वो यहाँ से यहाँ पहुंच गया। क्या सबको समझ में आता है ये वाली चीज? वो यस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंच गया एक मंथ के अंदर। और सर सिमिलरली मैंने प्लानट, क्या देखा? फिर ये हाँ आपने बेटा, ये वाला ऐसे क्या कर दिया? अभी बता रहा हूँ ना मैं, पहले ये चीज समझ में आ गई, जो प्लेनेट है वो ए से बी पहुंच गया। हाँ सर। अच्छा, दूसरे वाले में क्या हुआ, इसको मैं ए डैश, इसको सी मान लेता हूँ, इसको डी मान लेता हूँ। एक महीने के अंदर ही जब वो इससे दूर था, तो सी से डी पे पहुंच गया। क्या ये भी चीज समझ में आती है सभी को? यस सर। सर ये दूसरा यस प्लानट है सर। ना? अरे बेटा वही प्लेनेट है, घूम रहा है भाई, दूसरा प्लेनेट क्यों है? वही प्लेनेट है, वो ऐसे ही घूम रहा है बेचारा, वो पहले पास जाता है, फिर दूर चला जाता है, फिर पास आता है, फिर दूर चला जाता है। अरे आया समझ में मेरा बच्चा? यस आ गया सर। ओके, ध्यान से देखो। तो प्लेनेट एक बार ए से बी जा रहा है, दूसरे बार सी से डी जा रहा है, दोनों में टाइम पीरियड सेम है। अब सबको ये चीज समझ में आ रही है? देखो, जब वो पास था तो वेलोसिटी जो थी ए से बी तक की वो ज्यादा होगी, वेलोसिटी फ्रॉम बी टू सी। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस। यस यस सर। सर। लेकिन केपलर जी ने क्या कहा? केपलर जी कहते हैं कि एक्चुअल में जो एरिया कवर्ड होता है, एरिया कवर्ड, तो एरिया कवर्ड कहां से? ए बी और एस। ए है ए बी एस, ये वाला जो मैंने कवर, जो मैंने शेड कर दिया रीजन, तो एरिया कवर्ड बाय द प्लैनेट in same time interval is same, इक्वल। in equal time interval। सर वो सीडी है ना, आपने बीसी क्यों लिखा है? सी डी, मैंने बीसी लिख दिया? हाँ बेटा सी डी है, सॉरी, ये डी लगा लो। तो हेंस उसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं क्या कर, तो क्या कह रहा था मैं कि एरिया कवर्ड बाय द planets in equal time interval
interval with respect to sun is same. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एरिया ए बी और एस जो होगा वो बराबर होगा ESD. एरिया CSD. क्या सभी को क्लियर है ये? यस सर. क्या सभी को समझ में आया है ये? Yes, sir. Yes, sir. यस एरिया कवर्ड बाय प्लैनेट इन इक्वल टाइम, और इसके बाद ये एरिया एबीएस एरिया सीएसडी के इक्वल कैसे हुआ? बेटा ये होता है, ये उसने प्रूव किया था, ये लॉ है केपलर का. मतलब जो ये वाला एरिया होगा वो इस वाले एरिया के बराबर होगा. अब एरिया तो कैसे निकालते हो? तो सेक्टर से निकालते हो, लेकिन इसमें कभी एरिया निकालने को आएगा नहीं तुम्हें. बस तुमसे पूछा जाएगा कि भाई केपलर का सेकंड लॉ क्या है, तो उसमें मतलब अलग अलग चीजें दे रखी होंगी और तुम्हें पहचानना होगा. क्या समझ में आया है सभी को? Yes, sir. अच्छा Yes, ध्यान से sir. सुनना. ये जो एरिया सेम होता है, लेकिन देखो वेलोसिटी तो अलग होती है, लेकिन एरिया सेम होता है, इसलिए इसने ना इसको एक टर्म दे दी. उसने इसको बोला एरियल वेलोसिटी. एरियल वेलोसिटी. तो एरियल वेलोसिटी जो होती है वो सेम रहती है ए से बी की, और मतलब पूरे टाइम. एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट. रिमेन्स कांस्टेंट. तो एरियल वेलोसिटी क्या भाई? जिस वेलोसिटी से वो एरिया कवर करता है. और एरिया कवर में हम किसको लेते हैं? हम को सेंटर लेते हैं, और जो पाथ उसने कवर किया उसको लेते हैं. क्या सभी को समझ में आया ये बात? तो मुझे एंड वाली लाइन समझ नहीं आई सर. ये तो पेरिहीलियम में फास्ट मूव करता है ना. हाँ बेटा, लेकिन एरिया कवर्ड तो सेम है ना. तो उस एरिया कवर्ड को एक्चुअली उसने एरियल वेलोसिटी बोल दिया. ओके सर. जिस वेलोसिटी से वो एरिया कवर कर रहा है, तो जिस वेलोसिटी से वो एरिया कवर कर रहा है वो मतलब एरिया और एक्चुअली एरिया वेलोसिटी मतलब एरिया को ही कह रहा है वो. हाँ, वो एक तरीके से एरिया को ही कह रहा है, क्योंकि उसने क्या कहा कि जब एरिया ज्यादा होता है तो वो कम वेलोसिटी पे ले आता है, तो इसकी वजह से एरिया कम ट्रेवल होता है. जब सॉरी ज्यादा मतलब जैसा भी लगा लो तुम, जब रेडियस ज्यादा हुआ तो वो वेलोसिटी को कम कर लेता है, और जब रेडियस कम होता है तो वेलोसिटी को वो बढ़ा लेता है, ताकि एरिया जो है वो कांस्टेंट रहे. इसलिए उसे हम कहते हैं एरियल वेलोसिटी. क्या अभी समझ में आया? यस सर वो सिर्फ ए से बी तो कवर करता है, वो ये एरिया कोई ना कवर करता है. बेटा आया तो ए से बी तक है ना, तो हमने माना कि अगर मैं सन की रिस्पेक्ट से देख रहा हूँ तो वो सेम एरिया कवर कर रहा है. कैसे? बेटा वो तो कैलकुलेशन हुई है ना, लॉ है ना ये. लॉ अभी तो हमेशा ऐसे ही नहीं होता. इधर ज्यादा कर लेता है, इधर कम कर लेता है, तो बैलेंस हो जाता है. हाँ बेटा, एक्चुअली क्या होता है इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है एक्चुअल में. ठीक है. अब मोमेंटम के अंदर क्या होता है, इसी तरीके से वो कंजर्व कर लेता है एक दूसरे को. जैसे हमने वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था जब हमने स्ट्रेट लाइन पाथ पढ़ा था कि एक गाड़ी है दूसरे गाड़ी से टकरा गई, उनकी वेलोसिटी चेंज हो गई, लेकिन मोमेंटम कंजर्व रहता था. यस सर. ठीक है. तो ऐसे ही ये वाला तो होता है ट्रांसलेशनल मोमेंटम, ये सर्कुलर मोमेंटम होता है. जब सर्कल में मोमेंटम होता है तो वो मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, इसकी वजह से जो एरियल वेलोसिटी वो सेम रहती है. क्या हुआ? तो ये टकराई कहाँ है? टकरा? अरे बेटा ये नहीं टकराई, मैंने आपको एग्जांपल दिया है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, जो हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था. सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. छोड़ो, इससे रिलेट मत करो, फिर नहीं समझ में आएगा. कोई वाली बस आसान भाषा में मान ले, उसने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट से उसने देखा कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो एरिया है वो बराबर होता है ये वाला एरिया, और इसको हम कहते हैं एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है. और इसको इसमें इतना याद रखना था. ज्यादा जोर मत डालिए दिमाग में, सर दर्द हो जाएगा. क्या सभी को समझ में आ गया इतना? बस इतना याद रखना है सबको. यस सर. Yes, sir. ओके. एक और होता है केपलर का लॉ, लेकिन मुझे लगता है आज के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो मैं कल क्लास में कराता हूँ बेटा इसको. ठीक है. और अगली क्लास में मतलब हाँ बेटा, नहीं कल नहीं बेटा, जब भी क्लास है, मतलब जब भी क्लास है. डरो मत, कल नहीं, इतना सताऊंगा नहीं मैं तुम्हें. एक हफ्ते में एक ही बार सताऊंगा, परेशान मत हो इतना.
क्या सभी को समझ में आ गया? यस सर। यहाँ तक आज जो यस पढ़ा सर। है, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कि कल तक आपको एक डीपीपी मिल जाए, कल या परसों तक आपको मिल जाएगी। यस सर, गुड DPP आप इवनिंग आराम से सर। बैठ के सॉल्व करिएगा, ठीक है? और अगली क्लास में क्वेश्चन पूछिएगा। ओके बेटा, गुड इवनिंग। इसका जीएसटी में तीनों चैप्टर आएंगे ना? हाँ बेटा, बिल्कुल तीनों आएंगे। बाय सर। बाय बाय। बाय सर, गुड इवनिंग। गुड नाइट सर, बाय। गुड नाइट, बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट। सर मुझे तो टाइम टेबल अभी तक मिला नहीं, फिर मनोज को कैसे पता कल मैथ्स की क्लास है? मोक्षी का भी आया मैसेज आया। मैसेज आया होगा बेटा, मैसेज चेक करो। एक्चुअली वो मैसेज से ही बताएंगे, अभी शायद अपलोडिंग में ना कुछ दिक्कत हो रही है। हमें भी मैसेज से ही पता लग रहा है। ओके, गुड नाइट सर, बाय बाय। ओके बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू सर, नाइट बाय सर, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। सभी ध्यान रखें अपना। यस सर। Yes, sir.